सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट पहली बार मैंने किया है और इमरजेंसी फंड के तौर पे। नॉर्मली मैंने इमरजेंसी फंड अभी तक रखा नहीं, तो कौन सा फंड है जहां मैंने अभी इन्वेस्ट किया है। उसके पहले इसको बीच में लेंगे, इसको पहले पहला पॉइंट पे बात करते हैं वोटिंग राइट्स। शेयर में कोई भी खरीदते हैं, एक भी शेयर हो उनको वोटिंग राइट्स मिलता है 3 महीना 6 महीना में जब भी वोटिंग होता है शेयर का, शायद क्वार्टरली होता है तो वोटिंग राइट्स का होता है। लेकिन वोटिंग राइट्स में क्या है, 50-60% अगर कंपनी के पास है तो 50-60% तो उनका हिस्सेदारी हो जाता है, और बाकी रिटेल इन्वेस्टर के पास कम है तो उसका पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। और वोटिंग राइट्स में यह है कि जो भी डिसीजन ले लेंगे वो मान्य हो जाएगा, पर उसमें थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है। यहाँ पे आगे देखते हैं। म्यूचुअल फंड में अब हमें सेम राइट चाहिए जैसा कि शेयर वाले को है। म्यूचुअल फंड में हम वोटिंग, मुझे पता नहीं है या कहाँ देते हैं, आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं अपना होल्डिंग्स दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड के प्रति, क्योंकि शेयर में मेरा 1 रुपये का भी होल्डिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर देखते हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड IT सॉफ्टवेयर में मेरा 2,31,000 इन्वेस्टमेंट है। टोटल 1,20,25 लाख जो भी है उसमें से 2 लाख रुपया इस शेयर में है। मुझे वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए अगर इस कंपनी में कुछ भी हो रहा है तो। दूसरा है फोर्टिस हेल्थ केयर, फेडरल बैंक, इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में कुछ भी हो रहा है, अगर मेरे पास 1,71,000 का शेयर है तो मैं सेबी AMC से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। अगला है, अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो हम सेबी AMC से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए जिस तरह से शेयर होल्डर को आप दे रहे हैं वोटिंग राइट्स, उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी तो हम शेयर होल्डर ही हैं, इतना इतना पैसा लगाए हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपना वोटिंग राइट्स कैसे ले सकते हैं फ्यूचर में, तो इसका जरूर कुछ प्रावधान करना चाहिए। दूसरा है कंपलसरी मंथली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उदाहरण के तौर पे जियो में एक ही नेटवर्क बचा है, मान लेते हैं, वैसे तो 3 होता है कंपटीशन के दृष्टिकोण से, लेकिन तीनों का मालिक ऊपर एक मोगेम्बो बैठा हुआ है, मान लेते हैं कि एक ही है, एक कंपनी जियो है। अब यहाँ पे 300 रुपया पर मंथ तो चार्ज करने का हम दे रहे हैं, 300 तो मिनिमम दे ही रहे हैं, और ऐसा 40 करोड़ व्यक्ति है देश में, जो 4 1200 करोड़ तो जा ही रहा है कंपनी को, हर महीने जा रहा है, तो 1200 करोड़ जा रहा है। अब यहाँ पे जियो कंपनी का शेयर ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो जाए, वो तो सिर्फ नंबर ही रहेगा ना हमारे पास, लेकिन फिजिकल पैसा तो हर महीने 12,000 करोड़ जा रहा है। और यहाँ पे मान लेते हैं 1 करोड़ लोगों के पास शेयर है, इक्वल शेयर है, मानने के लिए बोल रहा हूँ, तो 12,000 करोड़ को 1 करोड़ से भाग देंगे तो 12,000 रुपये पर मंथ, 12,000 रुपये पर मंथ आ सकता है शेयर होल्डर को। लेकिन जो कि नहीं आ रहा है, क्यों? हर महीने जो इनकम हो रहा है वो बोलेंगे कि मैं ना चांद पे जाके टावर लगा रहा हूं, XYZ कंपनी बना दिया अपना ही बोगस। ये नहीं खेलेंगे, कोई और खेलेंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, इसी को नहीं लेना है। वही 5400 कंपनी है, वो कुछ भी खेल सकते हैं कि पैसा तो हर महीने हम कर रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, ये पेन बेचने वाला कोई होगा, ये स्क्रीन बेचने वाला, लाइट बेचने वाला, सारा पैसा तो फिजिकल जा रहा है, पैसा जाते रहा है। बोलता है मैं चांद पे लाइट चलाऊंगा, चांद पे पेन बेचूंगा, चांद पे टावर लगाऊंगा, और लगा नहीं रहा है। XYZ अपना बना करके सारा पैसा वहां जोड़ दिया, शेयर होल्डर को बोला कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, वोटिंग राइट सारा उसके पास है, क्योंकि सारा ज्यादातर शेयर उनके पास है। तो वो शेयर कितना किसी के पास भी हो, कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मंथली करना है। जो भी पैसा आया पहले शेयर होल्डर में बांट दो। अब तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है, फिर से बोलो लोगों को कि चांद पे जाएंगे, मंगल ग्रह पे जाएंगे, वहां खंबा गाड़ेंगे, वहां झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये सब करना है, तो फिर से पैसा मांगो IPO के थ्रू। उदाहरण के तौर पे जापान में बोलते हैं सब लोगों ने पैसा झोंक दिया मार्केट में। अब मार्केट में झोंक दिया तो सब लोगों के पास अब क्या है, शेयर और नंबर, मोबाइल पे शेयर का नंबर देख रहे हैं। अब शेयर का प्राइस 1 लाख हो जाए कि 2 रुपया आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सारे लोग जीवन यापन करने के लिए कंपनी से खरीद रहे हैं सब कुछ, कैश पैसा तो जा रहा है ना। लेकिन कंपलसरी मंथली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो तो उनके पास कुछ तो पैसा आएगा, चाहे शेयर का प्राइस कहीं भी जो। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे जियो हमने लिया है, जियो का प्राइस कहीं भी जाए ऊपर नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर महीने उनको इनकम हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी होना चाहिए। ये 2 प्रावधान की वोटिंग राइट्स प्लस कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने इमरजेंसी के तौर पे 20 लाख रुपया जो लगाया है SBI शॉर्ट टर्म फंड में रखा है, और वहां से जितना मंथली रिटर्न होगा 10,000 रुपया लगभग हमने सेट किया है SBI स्मॉल कैप में जाने के लिए। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने
SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा रखा 20 लाख, और यहाँ से SBI स्मॉल कैप में अगले तारीख से 1 मार्च से 10,000 रुपये पर मंथ ऐसा चलते जाएगा 2041 तक, 200 महीने तक ये चलता रहेगा। तो इस तरह से हमने किया है। यहाँ पे अगर इसका रिकॉर्ड देखते हैं, SBI शॉर्ट टर्म से स्मॉल कैप में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने StarSIP.in में आप जाके देख सकते हैं 20 लाख रुपये रखा। मतलब ये पिछला रिकॉर्ड ही दिखा सकते हैं, अगला तो दिखा नहीं सकते हैं। 2015 से अब तक किसी ने 10,000 रुपया किया, 20 लाख रुपया तो वन टाइम रखे यहाँ पे रखा, और 10,000 रुपया अगले ही महीने से यहाँ से रिटर्न जो है निकलना शुरू हुआ, और वो 10,000 रुपया SBI शॉर्ट टर्म फंड में जाने दिए। तो ये जो 20 लाख है लगभग 20 लाख ही रह रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। लास्ट में देखते हैं यहाँ पे SBI शॉर्ट टर्म फंड में 22,32,000 हो गया, और जो स्मॉल कैप में स्विच किए थे वो 34,13,000 रह गया। टोटल अगर देखते हैं वैल्यू, करंट वैल्यू, तो 56,46,000 10 साल में। 20 लाख लगाया था इमरजेंसी फंड के तहत। इमरजेंसी मतलब हमारा पैसा कभी मूलधन से नीचे नहीं हो जाए, सेफेस्ट उसी को बोलते हैं कि भाई कभी भी नीचे ना हो, और थोड़ा थोड़ा ग्रोथ भी होता रहे। तो इस तरह से करके 56,46,000 बना है। रिटर्न अगर देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, 10.89। कोई बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर, टंकापति कोई कुछ नहीं दे सकते हैं। कोई योजना हो जाए, डंकापति कितना भी बोल दे, ये दे नहीं सकते हैं इस तरह का रिटर्न। तो इस तरह से करके आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जैसा जिसके पास पैसा है झोंक करके थोड़ा थोड़ा रिटर्न जो है SBI स्मॉल कैप की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट संदेश है, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, मेरे दूसरे चैनल पे, राजू चौधरी के चैनल पे जाना है आपको, और ये वाला वीडियो राजू चौधरी के चैनल पे जाएंगे, और ये वीडियो मेरे शरीर से बाहर निकाल बिल, ये वाला वीडियो देखना है। 7 मिनट का, 8 मिनट का वीडियो है, आज ही अपलोड किया हूँ, इसको देखना है। कॉलर पकड़ के खींच के लाना है, 7 समुंदर पार में जो बैठा है, जो मेरे अंदर डाला है उसको खींच करके बाहर निकालना है। इस वीडियो को फैलाइए। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, सर मेरे पास 30 लाख रुपया है, टाइम 10 साल प्लस है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है, एक ही AMC में करना है या अलग अलग में करना है? यदि आपके पास 10 साल टाइम है तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में आप बराबर बराबर इन्वेस्ट कर दीजिए, और जिसमें AUM सबसे ज़्यादा है StarSIP.in में जाइए, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप को चुनिए। 30 लाख रुपये, 5-5 लाख रुपये करके 6 फंड में लगा दीजिए, और 10 साल प्लस मतलब 12 साल, 15 साल भी हो सकता है, उसमें आप चले जाइए। इतना कम समय है तो स्मॉल कैप में सारा पैसा लगाना रिस्की है, तो इस एक AMC में कभी नहीं जाना है, अलग अलग 5-5 लाख रुपया करके 6 AMC में लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी फंड में स्विच करने के लिए दोनों फंड अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास दोनों फंड नहीं था। यहाँ पे जो हमने इन्वेस्ट किया है, हमारे पास अभी जो पैसा डाला 20 लाख रुपया यहाँ पे डाला, 2 दिन के बाद फोलियो जनरेट हो गया। अब यहाँ से जब स्विच करेंगे तो उसी फोलियो में ये फंड भी आ जाएगा। अभी ये मेरे पास फंड नहीं है, तो एक ही फंड में पैसा रहेगा। जब STP करेंगे तो इस फंड में अपने आप फोलियो जनरेट नहीं होगा, इसी फोलियो में ये स्कीम जुड़ता हुआ नजर आएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मान लो NAV 10 रुपया है, गिर गया 7 रुपया पे आ गया, मार्केट गिरा, NAV 7 रुपया पे आ गया, 30% मार्केट गिर गया, और अब इस पैसे को निकाल लिया। फिर जब 5 रुपया आ गया और फिर से खरीद लें तो पोर्टफोलियो प्रॉफिट होगा ही। यहाँ पे ऐसे देखिए, 10 रुपया में आपने खरीदा, 10 सिक्का मिला, 10 यूनिट मिला, तो 100 रुपया का ले लिया। फिर 7 रुपया गिर गया, यूनिट तो आपके पास 10 ही था, तो 70 रुपया पे आ गया। आपने यहाँ पे बेच दिया तो 70 रुपया ही आएगा। लगाया 100, बेचा तो 70 ही मिला, 30 रुपया घटा हो गया। उस 70 रुपया को तब खरीदा जब 5 रुपया का रेट आ गया, तो 14 सिक्का मिलेगा, 14 यूनिट मिलेगा, 14 पंचे 70। अब जब फिर से 10 रुपया पे आएगा तो यहाँ पे 14 सिक्का है आपके पास, और 10 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, लगाया 100 था, 140 हो जाएगा। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि फिर से 5 रुपया पे आएगा तब खरीदेंगे, 5 रुपया आएगा तब खरीद लेंगे, तब तो, लेकिन आप गिरावट में खरीद ना पाए तो, इसलिए बेहतर है कि जैसे है ये तामझाम यहाँ पे नहीं करना है। आपको बेचना नहीं है, जो है उसको वहीं रहने देना है, टॉपअप कर देना है, फिर से खरीद लेना है गिरावट में, तभी आपका वेल्थ क्रिएशन अच्छा हो पाएगा। 12 साल के लिए 20 साल का SIP सब स्मॉल कैप में डालना सही रहेगा। यदि एग्जैक्टली 12 साल ही है, 13, 14, 15 नहीं हो सकता है, तो मत डालिए सारा स्मॉल कैप में, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में जाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। रिस्क तो ज़्यादा होगा ही होगा स्मॉल कैप में, कितना रिटर्न आएगा वो फ्यूचर ही बताएगा। 12 से 15 ऊपर जा सकता है,
इक्विटी में सारा एनालाइज आप स्टार एसआईपी में जाके कर सकते हैं। 12 साल है तो स्मॉल कैप में ना जाके एक रख सकते हैं, बाकी आप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर मैंने 4 लाख एसबीआई ऑटोमेटिक फंड में लगाया है, क्या सही रहेगा? यदि तो आपने लगाया है, एनएफओ में लगाया है और गिर रहा है, 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल होने के बाद एग्जिट लग जाएगा फालतू में। अगर नहीं लग रहा है तो यहाँ से पैसा स्विच करके आप स्मॉल कैप मिड कैप में, डाइवर्सिफाइड इक्विटी में बोलता हूँ, यहाँ पे सेक्टोरियल फंड्स में नहीं करना चाहिए। सेक्टर का कभी एक टाइम होगा, फिर हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई का जो है, वहाँ पे आप स्विच करके जाएंगे तो लंबे समय में ज़्यादा फायदा होगा आपको। यहाँ से धीरे धीरे करके स्विच करके वहाँ निकल जाइएगा।